साल 1997 है। दुनिया भर के अखबारात, टेलीविज़न की नशरियात और हर साइंटिफिक मैगज़ीन पर बस एक ही खबर छाई हुई है। और इस आलमी बहस के मरकज़ में कोई बड़ी मशीन या स्पेसशिप नहीं था, बल्कि एक भेड़ थी। एक भेड़ जिसका नाम मशहूर गुलकारा डॉली पार्टन के नाम पर रखा गया था। हाँ, ये वाकई वो लम्हा था जहां साइंस फिक्शन हकीकत बन रही थी। असल में ये समझना जरूरी है कि डॉली ऐसी पहली मैमल यानी स्तनधार जानवर थी जिसे एक अडल्ट सेल से क्लोन किया गया था। अडल्ट सेल? सही। हाँ। और हम ये देखेंगे कि आखिर ये करिश्मा नामुमकिन क्यों समझा जाता था और इसने कैसा इनकलाब बर्पा किया। आइए इसका बारीक बीनी से जायजा लेते हैं। आखिर वो कौन सी साइंटिफिक दीवार थी जिसे इस तजुर्बे ने गिराया? देखें, डॉली की पैदाइश से पहले ना साइंसदानों का मानना था कि जब कोई सेल बड़ा होकर अडल्ट बनता है यानी स्पेशलाइज बन जाता है, मतलब उसका एक खास काम तय हो जाता है। बिल्कुल जैसे जिगर का सेल है या जिल्द का सेल है, तो वो सिर्फ अपना ही काम कर सकता है। सही। लोगों को लगता था कि उस सेल के अंदर एक नया जानवर बनाने की मालूमात बंद हो चुकी हैं, लॉक हो चुकी हैं। तो फिर उन्होंने ये लॉक खोला कैसे? क्योंकि डॉली को तो एक सिंगल मेमोरी सेल से बनाया गया था ना? हाँ, और ये सेल एक फिन डोरसेट नस्ल की भेड़ का था। प्रोफेसर सर इयन विलमोट और रोजलिन इंस्टीट्यूट की टीम ने इस मेमोरी सेल के अंदर से न्यूक्लियस निकाला। न्यूक्लियस यानी सेल का दिमाग, जिसमें सारा डीएनए होता है। सही। फिर उन्होंने एक दूसरी भेड़ जो स्कॉटिश ब्लैकफेस नस्ल की थी, उसका एक अंडे का सेल लिया यानी एग सेल। अच्छा, और उस अंडे में से उसका अपना न्यूक्लियस निकाल दिया? बिल्कुल, उस एम्प्टी एग में उन्होंने वो पहले वाला फिन डॉर्सेट का न्यूक्लियस डाल दिया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये है कि इस अंडे के अंदर का माहौल एक केमिकल सूप जैसा था। ओह, और उस सूप ने क्या किया? उसने उस एडल्ट सेल की याददाश्त मिटा दी, उसे पूरी तरह फैक्ट्री रीसेट कर दिया। वेट, वाकई? तो इसका मतलब है कि साइंसदानों ने बुनियादी तौर पर सेल की याददाश्त को मिटाकर उसे दोबारा से जीरो से शुरू करने पर मजबूर किया? हाँ, बिल्कुल यही हुआ। फिर लैब में 6 दिन इसे ग्रो किया गया और उसके बाद एक सरगिट माँ में मुंतकिल कर दिया गया। ये सच में किसी साइंस फिक्शन जैसा ही है, लेकिन उनका असल मकसद क्या था? मतलब वो सिर्फ एक भेड़ की कॉपी तो नहीं बनाना चाहते होंगे? नहीं नहीं, रोसलिन इंस्टीट्यूट का असल हदफ तो जेनेटिकली मॉडिफाइड लाइफस्टॉक पैदा करना था। यानी ऐसे जानवर जिनमें कुछ खास खुसूसियात हो? सही कहा, ताकि वो बीमारियों से बच सकें और आगे उनकी नस्लों में भी वो फायदेमंद तब्दीलियां आती रहें। डॉली का बनना इस बात का सबूत था कि ये प्रोसेस काम कर सकता है। ये वाकई हैरानकुन है। लेकिन जब ये कामयाबी मिली तो मुझे याद है इस खबर को छुपा कर रखा गया था ना? हाँ, डॉली 5 जुलाई 1996 को पैदा हुई थी, लेकिन इसकी पैदाइश का ऐलान 22 फरवरी 1997 को हुआ। तकरीबन 7 महीने बाद। तो मेरा सवाल ये है कि क्या 7 महीने तक इसे छुपाकर रखना सिर्फ साइंटिफिक तस्दीक के लिए था, या वो दरअसल दुनिया के इस शदीद रद्द अमल और मीडिया के तूफान से डरे हुए थे? देखिए, पीयर रिव्यू तो ज़रूरी होता ही है साइंस में। उन्हें पेपर पब्लिश करना था, लेकिन उन्हें ये भी अंदाज़ा ज़रूर था कि ये खबर आते ही दुनिया में कैसा तहलका मचेगा। और तहलका मचा भी। मीडिया वाले रोसलिन इंस्टीट्यूट पहुंच गए। दुनिया भर में आलमी बहसें चल रही थीं, कानून बन रहे थे। लेकिन इन सब से बेखबर डॉली खुद क्या कर रही थी? डॉली तो अपनी बहुत ही आम और नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी इंस्टीट्यूट में। उसे दूसरी भेड़ों के साथ रखा गया था। ये जानकर मुझे काफ़ी हैरानी होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई आलमी शोहरत याफ्ता सेलिब्रिटी अचानक एक आम सी घरेलू जिंदगी गुजारने लगे। बिल्कुल ऐसा ही था। और सबसे बड़ी बात ये कि उसने बच्चे भी पैदा किए। अच्छा। हाँ, डेविड नाम का एक वेल्श माउंटेन मेंढा था जिसके साथ उसकी जोड़ी बनी। उसके 6 बच्चे हुए। वेट, 6 बच्चे? हाँ, 1998 में पहली बच्ची बॉनी पैदा हुई। फिर अगले साल जुड़वा बच्चे सैली और रोजी, और उससे अगले साल तो ट्रिपलेट्स पैदा हुए, यानी 3 बच्चे एक साथ, लूसी, डार्सी और कॉटन। 3 बच्चे एक साथ? ओ वाओ! तो ये सब बिल्कुल हेल्दी थे? बिल्कुल, और ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम था। इसने साबित किया कि क्लोन किए गए जानवर भी कुदरती तरीके से बिल्कुल नॉर्मल और सेहतमंद नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं।
ये तो बड़ी खुशाइंदा बात थी, लेकिन फिर मसला कहाँ आया? लोगों को लग रहा था कि क्लोनिंग का साइड इफेक्ट होगा। हाँ, 2001 में जब डॉली 5 साल की हुई तो उसे चलने में थोड़ी परेशानी होने लगी। एक्सरे किया गया तो आर्थराइटिस यानी गठिया की तशखीस हुई। और इसी बात ने लोगों को डराया कि क्लोनिंग की वजह से जानवर जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। सही पकड़ा आपने। लोगों ने सोचा कि क्योंकि वो एक अडल्ट सेल से बनी थी तो उसकी उम्र पहले से ही ज्यादा थी, लेकिन हकीकत में इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तो इसका इलाज कैसे किया गया? उन्होंने उसे रोजाना एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा दी और कुछ ही महीनों में वो ठीक हो गई। चलें, आर्थराइटिस का मसला तो हल हो गया, लेकिन असल खतरा कुछ और था। मैंने पढ़ा था कि रोज़लिन में सेड्रिक नाम की एक और भेड़ थी। हाँ, सेड्रिक भी एक क्लोन की गई भेड़ थी और वो जनवरी 2000 में एक वायरस का शिकार होकर मर गई थी। उस वायरस का नाम SPA था ना? शीप पुल्मोनरी एडिनोमेटोसिस। बिल्कुल, ये वहाँ की भेड़ों में काफी आम था और इससे फेफड़ों में रसोलियां यानी ट्यूमर्स बन जाते हैं। इसका कोई इलाज भी नहीं है। ओह, तो ये खौफ रहा होगा कि कहीं डॉली को भी ना लग जाए। और बदकिस्मती से वही हुआ। फरवरी 2003 में एक केयर वर्कर ने डॉली को खांसते हुए सुना। ओह, खांसी तो उस वायरस की अलामत थी। हाँ, फिर 14 फरवरी को जब उसका CT स्कैन किया गया तो पता चला कि उसके सीने में भी ट्यूमर्स बन चुके हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया? क्योंकि CT स्कैन के लिए उसे पहले ही बेहोश किया जा चुका था, तो टीम ने फैसला किया कि उसे इसी हालत में हमेशा के लिए नींद सुला दिया जाए ताकि वो मजीद तकलीफ न सहे। उसकी एयर उस वक्त से 6 साल थी ना? जबकि एक आम भेड़ तो 11-12 साल जीती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या डॉली क्लोनिंग होने की वजह से मरी, या उसे सिर्फ एक आम वायरस लग गया था जो किसी भी आम भेड़ को लग सकता है? अगर हम इसे वसी तर तनाजुर में देखें तो ये बात क्लियर है कि डॉली क्लोनिंग की वजह से नहीं मरी। उसे वही आम वायरस लगा था जो रेवड़ के दूसरे जानवरों को भी लग रहा था। पोस्टमार्टम में भी यही साबित हुआ कि उसका जल्दी मरना क्लोनिंग का साइड इफेक्ट नहीं था। ये वाकई काफी अहम पॉइंट है। मतलब उसका क्लोन होना उसकी मौत का बाइस नहीं था। और आज अगर हम देखें तो उसकी एक बहुत बड़ी लेगेसी है। बिल्कुल, आज वो नेशनल म्यूजियम स्कॉटलैंड में एग्जीबिशन के लिए रखी गई है। हाँ, और सिर्फ म्यूजियम की हद तक नहीं। अगर हम साइंस और मेडिसिन में देखें तो डॉली का असर हर जगह है। स्टेम सेल रिसर्च, जेनेटिक्स और रीजेनरेटिव मेडिसिन, ये सब रास्ते उसी एक तजुर्बे ने खोले हैं। सही कहा। आज हम उस मंजिल की तरफ जा रहे हैं जहां इंसान के अपने सेल्स को रीप्रोग्राम करके मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। ये सब डॉली के बगैर शायद मुमकिन ना होता। अगर एक अडल्ट सेल ने उन तमाम बायोलॉजी के असूलों को गलत साबित कर दिया जिन्हें हम पत्थर पर लकीर समझते थे, तो ज़रा सोचिए हमारे अपने जिस्म के अंदर ऐसे और कितने ही बायोलॉजी के नामुमकिनात छुपे होंगे। हमारे बाल का एक रेशा या जिल्द का एक घिरा हुआ सेल, इसमें भी तो पूरे इंसान की मालूमात लॉक हैं। कौन जाने फ्यूचर में कोई सही तजुर्बा इन बंद दरवाजों को खोल दे और हम एक बिल्कुल ही नए मुस्तकबिल में कदम रखें। इसी फिक्रंगेज सवाल के साथ हम अपने आज के शो का इख्तिताम करते हैं।